नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि आप बिजनेस न्यूज़पेपर्स की न्यूज़ आर्टिकल्स को पढ़ पाएँ, एनालाइज कर पाएँ, समझ पाएँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम डेली बढ़िया टॉप जो आर्टिकल्स हैं, बढ़िया आर्टिकल्स हैं, उन्हें लाते हैं, डिस्कस करते हैं और उनके कॉज और इफ़ेक्ट को भी डिस्कस करते हैं। यहाँ पर शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से। ये है राजस्थान टेबल्स बिल टू गारंटी मिनिमम इनकम। राजस्थान एक ऐसा बिल ला रहा है जहाँ पे मिनिमम इनकम गारंटी की जाएगी। इसका नाम है राजस्थान मिनिमम गारंटीड इनकम बिल 2023। यहाँ पर एम क्या है? गवर्नमेंट का एम यह है कि जो भी एंटाइटलमेंट बेस्ड सोशल सिक्योरिटी है ये प्रोवाइड की जाए इंडिविजुअल्स को सपोर्ट करने के लिए, हाउस होल्ड्स को सपोर्ट करने के लिए। किस तरीके से सपोर्ट करेंगे? या तो उन्हें एडिशनल मिनिमम गारंटीड इनकम देंगे, जैसे कि गारंटीड वेज या सोशल सिक्योरिटी पेंशन। इसमें एक तो यह है कि ये कह रहा है राइट टू एम्प्लॉयमेंट है, कि एम्प्लॉयमेंट की गारंटी, तो राइट टू गारंटीड एम्प्लॉयमेंट, राइट टू गारंटीड सोशल सिक्योरिटी और राइट टू गारंटीड मिनिमम इनकम जो है वो भी। तो यहाँ पर इस तरीके से ये बिल लाया जा रहा है। और लेट्स सी यहाँ पे आगे क्या किस तरीके के टर्म्स होते हैं इसमें, कि कौन एलिजिबल है, क्या हर एक इंसान को मिलेगा। जैसे यहाँ पर मेंशन ज़्यादा किया गया है रूरल एरियाज़ का, और वो लोग जो कह सकते हैं जिनके लिए ग्रो करना ज़्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पे किस तरीके के बिल को लाया जाएगा ये देखना बहुत ज़रूरी है। और इससे 2500 करोड़ का खर्चा आना है राजस्थान की गवर्नमेंट को हर साल। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अच्छा ये फ्रीबीज़ है, या फिर इससे जो है सिर्फ टैक्स पेयर मनी का लॉस हो रहा है। तो देखिए इसमें दो पर्सपेक्टिव हैं। हम पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव डिस्कस नहीं करेंगे, एक बार पॉलिटिक्स को हटाकर हम फाइनेंशियली डिस्कस करें कि इसके दो इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम की भी कांग्रेस ने पहले बात की है, एंड कई जगहों पर इसके एक्सपेरिमेंट्स भी हुए हैं। तो इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। अगर एक तरीके से आप देखिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम हो और हर इंसान को गारंटीड लेट्स से 1000 रुपये भी मिल रहे हैं या 2000 रुपये मिल रहे हैं, तो इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि ये पैसे जो है ये सेव नहीं करेंगे, ये खर्च करेंगे, तो इकोनॉमी में तुरंत वापस आ जाएंगे। क्योंकि ये वो ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो स्पेंड करते हैं अपनी सैलरी का मैक्सिमम इनकम, राइट। तो यहाँ पर ये इकोनॉमी में वापस आ जाएंगे, सर्कुलेट हो जाएंगे मार्केट में, कंजम्पशन और इंक्रीज होगा। कंजम्पशन इंक्रीज होगा, डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, तो सप्लायर्स को फ़ायदा होगा। सप्लायर्स कौन है? कंपनीज, राइट। एंड इसी तरीके से जब ये खर्चा होगा मार्केट में पैसा आएगा तो गवर्नमेंट के पास वापस भी आएगा एज टैक्स कलेक्शन। तो इकोनॉमिक्स का ये भी कहना है। अब इसका सोशल इम्पैक्ट भी हो सकता है, ऑफ कोर्स मे बी लोग मोटिवेटेड कम हो काम करने के लिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि क्योंकि फ्री में पैसा मिल रहा है ये एथिकली सही नहीं है, मॉरली सही नहीं है। ये इसके बहुत इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियली एक पर्सपेक्टिव ये है। दूसरा पर्सपेक्टिव क्या है कि ये टैक्स पेयर का पैसा है, अगर आप फ्री में बांट रहे हो लोगों को तो ये सही नहीं है। सबसे पहले कुछ लोगों का ये कहना है इस पर। ऑल्दो ये बिल अभी हमने पूरा पढ़ा नहीं है, इसमें क्या टर्म्स हैं, क्या ये फ्री में मिल भी रहा है, यहाँ पर या गारंटी मिल रही है एम्प्लॉयमेंट की, तो शायद ऐसा हो कि जो एम्प्लॉयड नहीं है जब तक उसे मिले। इस तरीके की बहुत सारी स्कीम्स हैं। फॉरेन में भी होती है, इंश्योरेंस होती है लोगों की। अब्रॉड अगर आप देखें डेवलप्ड कंट्रीज़ में वर्क इंश्योरेंस भी होता है उनका। तो इस तरीके से अगर खाली फ्री में दे रहे हैं तो ये ऐसा तो होगा नहीं कि हर सिटीजन को फ्री में मिलेगा एग्जिस्ट करने के लिए, क्योंकि इसका खर्चा फिर बहुत ज़्यादा होगा। तो वी विल सी, बट आई वुड लाइक टू नो कि आपका ओपिनियन क्या है इस टाइप की पॉलिसीज़ पर अगर ऐसी आती है। क्या ये सही है? मिनिमम गारंटीड इनकम दे रहे हैं अगर आप हर सिटीजन को, तो इससे फ़ायदा हो सकता है इकोनॉमी को या ओवरऑल लॉस हो सकता है? ये आप बताएं कमेंट सेक्शन। आते हैं अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल है टेस्लाज इंडिया ड्राइव। अब देखिए ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल लग रहा है लोगों को, क्योंकि आइकॉनिक इलेक्ट्रिक कार मेकर टेस्ला 20 लाख रुपए में कार बेचना चाहता है, जो इंडियन गीगा फैक्ट्री में कार बनेगी उसे। और क्या ये कर पाएगा ऐसा? ये एक ओपन क्वेश्चन है, क्योंकि इस वक्त 20 लाख में तो आप देखेंगे टेस्ला जैसी कार, कंपनी की कार इम्पॉसिबल लगती है इंडिया में लोगों को। सबसे पहले कि हमारे यहाँ टैक्सेस बहुत ज़्यादा है। जितने की कार होती है ओवरऑल उसे बनाते बनाते और सेल करते करते उसमें मैक्सिमम शेयर टैक्सेस में चले जाता है अभी भी। तो अभी गवर्नमेंट के साथ जब डिस्कशंस चल रहे थे कुछ हफ्ते पहले, तो टेस्ला ने रिपोर्टेडली एक सरप्राइज़ दिया। उसने कहा कि वो इलेक्ट्रिक कार बेचेगा 20 लाख रुपए में इंडिया में, और प्लान सेटअप करेगा जहाँ पे एनुअल कैपेसिटी होगी 5 लाख यूनिट्स की। तो 5 लाख यूनिट्स की कैपेसिटी वाला एक प्लान सेटअप करेगा और इंडिया में 20 लाख रुपए में कार बेचेगा। इससे एक नया डिबेट शुरू हो गया है, क्योंकि यूएस में जहाँ पर कारों पर टैक्स बहुत कम है, यूएस में आप देखेंगे जो कार
30 लाख में आ रही है, इंडिया में वो 1 करोड़ की आती है। तो वहाँ पर ये कार शुरू होती है 34,40,000 रुपये के करीब से, $41,900 यूएस में। और इन्होंने लॉबी भी किया था, पहले हमारी गवर्नमेंट से कहा था, रिक्वेस्ट की थी कि आप ड्यूटी रिडक्शन कर दीजिए, हम लोग चाइना से कार्स को इंपोर्ट करेंगे इंडिया में और उन्हें बेचेंगे, आप इंपोर्ट ड्यूटी हटा दीजिए, जिसके लिए गवर्नमेंट ने सीधे मना कर दिया। तो क्या टेस्ला इस प्राइस पे कार बना सकती है कि वो इससे प्रॉफिट भी कमा पाए और बेच भी पाए? तो टेस्ला के जो फाउंडर एलॉन मस्क, उनका एम्बिशन है कि एक हाई वॉल्यूम अफोर्डेबल कार बनाए, जो कि नई बात नहीं है। 2020 में उन्होंने अनाउंस किया था कि एक $25,000 की कार लेकर आएंगे वो 3 सालों में, जो कि हुआ नहीं। ये एम्बिशन जो है, ये चाहते हैं कि इसमें कॉम्पैक्ट या सब कॉम्पैक्ट कार बनाए, जिसके लिए बहुत बड़ा मार्केट है एशिया और यूरोप में। अगर आप देखिए, यूरोप में भी कॉम्पैक्ट कार्स बहुत चलती हैं। यूएस में यूजुअली लोग बड़ी गाड़ियां पसंद करते हैं, एसयूवीज़ की भी साइज़ वहाँ पे काफ़ी बड़ी होती है। बट क्वाइट कॉन्ट्ररी अगर आप देखें कि ऐसा यूरोप में नहीं होता और एशिया में भी नहीं होता। इंडिया में भी आप देखेंगे कॉम्पैक्ट कार्स बहुत ज़्यादा चलती हैं और प्रैक्टिकल ज़्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, सड़कों पर ट्रैफिक भी ज़्यादा रहता है। तो लोग यही क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या ये पॉसिबल भी है, और होगा तो कैसा। इसको अचीव करने के लिए मस्क ने क्या कहा है? उसने कहा है कि देखिए, हमें चाहिए होगा 10 से लेके 12 गीगा फैक्ट्रीज बियॉन्ड 5 लोकेटेड। इसके अलावा जो 5 जो ऑलरेडी लोकेटेड है, 5 कहाँ पर है? यूएस, चाइना और जर्मनी में। इनमें से एक इंडिया में हो सकता है, और वो इंडोनेशिया और साउथ कोरिया और लैटिन अमेरिका, इन जगहों पर भी एक्सप्लोर कर रहे हैं अभी। तो जो मार्केट है कॉम्पैक्ट अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक कार की, ये एक्सपेक्टेड है कि ये बूम करने वाली है, और इसमें अच्छा खासा आप कह सकते हैं अभी पोटेंशियल है। तो आप देखिए कि इंडिया क्यों, सबसे पहले सवाल ये। तो उन्होंने कहा है कि अभी देखिए, एक तो रीज़न भी ये है, अगर आप लॉजिकली सोचें तो जो डोमेस्टिक मार्केट है कार प्राइस्ड अबव 20 लाख, इंडिया में बहुत छोटा है। 20 लाख से ऊपर की गाड़ियाँ आपको दिखती होंगी, लेकिन वो परसेंटेज आप देखें तो बहुत कम है। इंडियन मैन्युफैक्चरर्स आप कह सकते हैं कि सेल करते हैं 30,000 प्रीमियम कार्स एक साल में इन अ 3.8 मिलियन ओवरऑल मार्केट। 3.8 मिलियन मतलब 38 लाख अगर कार्स बिकती हैं, तो उसमें सिर्फ 30,000 प्रीमियम कार्स होती है। और इलेक्ट्रिक कार्स तो ऑलरेडी बहुत महंगी है। अगर आप देखें सेम सेगमेंट में अगर कोई कार इलेक्ट्रिक वर्जन हो किसी कार को, वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो ये करना एकदम इम्पॉसिबल लग रहा है। अब टेस्ला एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि रेप्लिकेट करना चाहता है एप्पल की स्ट्रैटेजी, जहाँ पर फोकस किया गया एक्सपोर्ट्स पे, सप्लाई चेन को इंडिया लाओ और प्रीमियम फ़ोन को यही बेचो जो पहले इंपोर्ट किए जाते थे। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि आगे ये पॉसिबल है या कब तक ये होगा, अगले 10 सालों में होगा या 15 सालों में होगा। तो फिर तो कह सकते हैं कि शायद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की टेक्नोलॉजी इतनी सस्ती हो जाए कि ये करना पॉसिबल हो। अब जो अगला आर्टिकल है, ये कह रहा है कि अडानीज धारावी ड्रीम प्रोड्यूसिंग मिलियनेयर्स माइनस स्लमडॉग प्रीफिक्स। बिलियनर गौतम अडानी ने कहा है बुधवार को, उन्होंने एक पर्सनल नोट शेयर किया डेवलपमेंट ऑफ धारावी पर मुंबई में। कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इशू किया था एक रेजोल्यूशन, जिसमें वो धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट उन्होंने अवार्ड किया था इस कंग्लोमरेट को। और इस नोट में अडानी जी ने कहा है कि धारावी जो मुंबई में है इस वक्त, आप कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़े स्लम में से एक है, शायद सबसे बड़ा स्लम है। काफ़ी फेमस भी हुआ, काफ़ी फॉरेनर्स भी देखने आते हैं इससे। तो उनका ये कहना है कि धारावी मुंबई वॉज इन लेट 1970s, और जो स्लम सेटलमेंट है ये कंटिन्यू कर रहा है, लोगों को अमेज कर रहा है, इंस्पायर कर रहा है बिलियनर को टू डेट। अब ये अपॉर्चुनिटी जो है धारावी को रिन्यू करने की और कह सकते हैं रीडेवलप करने की, ये इन्होंने सीज कर ली है दोनों हाथों से। लास्ट नवंबर जो ग्रुप फर्म है अडानी प्रॉपर्टीज़, इन्होंने बिड जीता था रीडेवलप करने का 259 एकड़ स्लम, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट ऑफर है 5,070 करोड़ के करीब। ये प्रोजेक्ट क्लोज होगा बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स सबर्ब के मुंबई के, जहाँ पे रीडेवलपमेंट पोटेंशियल है 20,000 करोड़ का। तो लेट्स सी यहाँ पर क्या होता है। एक कंपनी को इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, सो हमें देखना होगा कि किस तरीके से ये रेजुविनेट कर पाते हैं, रीडेवलप कर पाते हैं धारावी को। एंड अगर ऐसा होता है तो ऑफ कोर्स आप देखेंगे मुंबई एज अ सिटी और ज़्यादा बढ़िया लगेगी पहले से लोगों को। एंड वहाँ के जो कंडीशंस हैं लोगों के, वो भी सही होंगे पहले से। अगर वहाँ पे प्रॉपर चैनल्स बनाए जाए, ड्रेनेज के प्रॉपर बिल्डिंग्स बनाई जाएँ, लोगों की लिविंग कंडीशंस बहुत बेहतर होगी पहले से। सो हमें ये देखना होगा कि आगे इसमें क्या डेवलपमेंट्स होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें।
एंड इसे लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।